हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा देख रहे हैं, त्रिभाषा सूत्र पर। इसके बाद हम संपर्क भाषा पर बात करेंगे। ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जो आपको इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं, और जब आप भाषा विज्ञान पर राजभाषा का विकास लिखेंगे तो उनमें भी इन दो टॉपिक का प्रयोग आप कर सकते हैं। या राजभाषा के साथ संपर्क भाषा और की बात जब क्वेश्चन में भी डायरेक्ट भी पूछ लेता है तब भी आप लिख सकते हैं। या तो राजभाषा का विकास या राजभाषा के विकास के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए उन पर बात होती है, तब भी आप त्रिभाषा सूत्र पर बात करते हैं। तो ये टॉपिक आपके मेंस और इंटरव्यू दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए आइए देखते हैं इसमें कि हमें क्या क्या पढ़ना है। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दूसरे लोगों को शेयर भी करें, और अपने सुझाव, अपने जो भी आप हमारी आलोचनात्मक टिप्पणी करना चाहें वो कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप कमेंट्स बॉक्स में हमारा कोई भी नेगेटिव पॉइंट बताने से बचना चाहते हैं तो आप वो हमें व्हाट्सएप पर भी बता सकते हैं, लेकिन आपके सुझाव हमेशा आमंत्रित हैं। जैसा कि रामचंद्र जी ने अपने राजसभा में कहा था कि जो अनीति कछु भासो भाई, तो मोहे बरजाओ भय बिसराई। तो अगर आपको लगता है कि इसमें और सुधार होना चाहिए, या ये मैम आपने सही नहीं पढ़ाया, सही नहीं किया, तो आप बिना किसी संकोच के, बिना किसी भय के आप हमें सचेत कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं। तो आइए आज बात करते हैं हम त्रिभाषा सूत्र पर। त्रिभाषा सूत्र, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, तीन भाषाओं का सूत्र। त्रिभाषा सूत्र का मतलब तीन भाषाओं का सूत्र। स्वाधीनता से पहले जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, तब तो हमें एक भाषा चाहिए थी जो राष्ट्रभाषा बनती और जिसके थ्रू संपूर्ण देश को जोड़कर कुछ सभाएं की जा सकती, लोगों से संपर्क किया जा सकता, तो वो राष्ट्रभाषा थी, और उसमें कहीं ना कहीं अधिकाधिक प्रयोग हिंदी का ही हुआ है। लेकिन स्वाधीनता के बाद एक ये विवाद उठा कि राजभाषा कौन सी होना चाहिए, राष्ट्रभाषा कौन सी होना चाहिए, या फिर संपर्क भाषा का भी जिक्र आया। तो स्वाधीनता के बाद जब ये बात उठी तो 1955 में राजभाषा आयोग की स्थापना हुई। राजभाषा आयोग की स्थापना हुई। राजभाषा आयोग ने कुछ सुझाव दिए, और इन सुझावों के आधार पर 1968 में संसद के दोनों सदनों ने एक संकल्प पारित किया जो हिंदी के पक्ष में था, कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाए। हिंदी को राजभाषा बनाया जाए, ऐसा संकल्प पारित हुआ। त्रिभाषा सूत्र किस तरह आया? जब ये हिंदी को राजभाषा बनाया गया तो एक बात कही गई कि जो भारत का प्रत्येक बच्चा क्या करेगा? तीन भाषाएं सीखेगा। अनिवार्य रूप से तीन भाषाओं का ज्ञान अर्जित करेगा। कौन कौन सी? एक तो वो मातृभाषा सीखेगा जहां उसका जन्म हुआ है, और वहां जो बोली या भाषा बोली जा रही है उसको तो वो ऑटोमेटिक ही सीख लेगा। उसकी शिक्षा भी, जो प्राथमिक शिक्षा है, वो इसी भाषा में करवाई जाएगी। जैसे भोजपुरी क्षेत्र का बच्चा है तो भोजपुरी में, मैथिली का है तो मैथिली में, इस तरह से। दूसरा राष्ट्रभाषा है, जो संविधान में प्रदत्त हैं 22 भाषाएं, अभी तो 22 हो गई हैं, पहले 14 थी। उन भाषाओं को सीखेगा। एक तो मातृभाषा, प्राथमिक शिक्षा तक। दूसरी भाषा कौन सी होगी? जो राष्ट्रभाषा है, जो संविधान में प्रदत्त है। और जो हिंदी भाषी लोग हैं ये क्या करेंगे? हिंदी भाषी लोग या तो द्रविड़ सीखेंगे या पूर्वोत्तर की भाषा सीखेंगे। द्रविड़ मतलब जो साउथ इंडियन भाषाएं हैं, जैसे तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है,
ये जो भाषाएं हैं तो इनको एक भाषा हिंदी के साथ साथ इस हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को इनमें से सीखना होगी, या पूर्वोत्तर की भाषा जैसे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनकी कोई एक भाषा आनी चाहिए हिंदी के साथ साथ, या द्रविड़ परिवार की कोई एक भाषा हिंदी के साथ साथ आनी चाहिए। आप लोग अगर साउथ इंडियन है तो आपको साउथ इंडियन की भाषा आती ही है, उसके साथ साथ हिंदी सीख लेना है। पूर्वोत्तर के लोगों को पूर्वोत्तर की भाषा तो आती ही है, साथ साथ वो हिंदी भाषा भी सीखते हैं, क्योंकि हिंदी से भी जुड़ना रहता है। लेकिन हिंदी भाषी लोग सिर्फ हिंदी सीख के काम चला लेते हैं, वो साउथ इंडियन या पूर्वोत्तर की भाषा नहीं सीखते। इसलिए ये नियम लाया गया था कि संपूर्ण देश को जोड़ने के लिए अगर हिंदी के साथ साथ इनमें से भी एक भाषा आएगी तो हम लगभग इंडिया को कवर कर पाएंगे, लगभग इंडिया से संपर्क साधने में सफल हो जाएंगे। और तीसरी भाषा की जो बात की गई, तीसरी भाषा में जो बात की गई वो किसकी थी? अंतरराष्ट्रीय भाषा की। अंतरराष्ट्रीय भाषा में सबसे महत्वपूर्ण भाषा अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी को सीखना जरूरी हो गया, क्योंकि भूमंडलीय नागरिक के लिए यह आवश्यक हो गई। यानी कि भूमंडलीकरण के दौर में अगर नागरिक को चूंकि विदेशों से संपर्क रखना ही है, और अब खास तौर से प्रेजेंट में अगर बात की जाए तो चूंकि वैश्वीकरण के दौर में सभी लोग एक दूसरे से जुड़ गए हैं, सोशल मीडिया के थ्रू सब एक दूसरे की जानकारी रखते हैं, तो अब एक अंतरराष्ट्रीय भाषा का सीखना अनिवार्य हो गया। कहीं ना कहीं आप देखिए कि जमीनी स्तर पर ये फॉलो नहीं हो पाया। ये तो लोगों की जरूरत हो गई, इसे तो लोगों ने सीखा, बल्कि ये ज़्यादा प्रभावी हो गई इन भाषाओं की अपेक्षा। ये भी सीख जाते हैं बच्चे, क्योंकि यह जन्म लेने के साथ ये ऑटोमेटिक सीख जाते हैं, घर में जैसी भाषा बोली जाती है वैसी सीख जाते हैं। समस्या हो गई हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों ने न कभी द्रविड़ सीखी और न कभी पूर्वोत्तर सीखी। अगर वो वहाँ गए हैं, रह रहे हैं तो अलग बात है, जनरली इस पर प्रयास नहीं किया गया और खाना पूर्ति ही की गई, कुछ नहीं किया गया। नवोदय विद्यालय ने थोड़ा बहुत इसको फॉलो किया, बाकी अन्य स्कूलों ने तीसरी भाषा के तौर पे संस्कृत का प्रयोग कर दिया, संस्कृत सिखा दी, जिसे द्रविड़ और द्रविड़ के लिए भी मान लिया गया, संस्कृत से काम चलाया और खाना पूर्ति कर ली। तो जमीनी स्तर पर त्रिभाषा सूत्र हिंदी भाषी क्षेत्र में पूरी तरह से लागू नहीं हुआ, लेकिन इसकी भरपाई द्रविड़ और पूर्वोत्तर की भरपाई अंग्रेजी ही कहीं ना कहीं कर रही है, क्योंकि अंग्रेजी सीखने के बाद किसी भी राज्य में जाकर लगभग लोगों से संपर्क हो जाता है अंग्रेजी के कारण। तो ये त्रिभाषा सूत्र था। अब हम बात करेंगे संपर्क भाषा पर। त्रिभाषा सूत्र के बाद हमारा अगला पॉइंट है संपर्क भाषा का। संपर्क भाषा क्या है? संपर्क भाषा किसे कहेंगे? राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा में क्या अंतर होता है, इस पर बात करेंगे। स्वाधीनता के बाद राजभाषा के साथ साथ संपर्क भाषा का भी प्रश्न उठा। एक तो राजभाषा हो गई, दूसरी राष्ट्रभाषा हो गई, और तीसरी भाषा संपर्क भाषा। संपर्क भाषा से पहले हम बात कर लेते हैं राजभाषा पे। राजभाषा को अगर सीधे से शब्दों में समझें, सरल शब्दों में, तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब जो कामकाज की भाषा है, जो कामकाज की भाषा है, कामकाज की जो भाषा है वो क्या है? वो राजभाषा है। और राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा के लिए क्या है? अधिक देश के अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली तथा इसकी एक और विशेषता है, सांस्कृतिक विरासत को धारण करने वाली। सांस्कृतिक विरासत को धारण करने वाली, ये कौन सी हो गई? राष्ट्रभाषा। अब तीसरा प्रश्न उठता है संपर्क भाषा का।
संपर्क भाषा जो है वो है दो विभिन्न भाषिक क्षेत्रों के बीच संपर्क साधने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाए वो क्या कहलाएगी? संपर्क भाषा। यानी कि बोलियां अलग अलग हैं दोनों क्षेत्र की, लेकिन दोनों के बीच में संपर्क साधने में जो एक भाषा कार्य करेगी वो क्या कहलाएगी? संपर्क भाषा। क्योंकि स्वतंत्रता से पहले तो ये काम हिंदी अच्छे से कर ही रही थी, तब कोई समस्या नहीं थी। स्वतंत्रता के बाद थोड़ी बहुत समस्या आई, लेकिन हिंदी को संपर्क भाषा भी मान लिया गया और राष्ट्रभाषा भी मान लिया गया। लेकिन राष्ट्रभाषा के लिए कुछ विवाद भी हुए, चूंकि होता क्या है कि जिन देशों में एक ही भाषा बोली जाती है वहाँ राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा एक ही होती है। जैसे यूरोप में अंग्रेजी राष्ट्रभाषा भी होगी, संपर्क भाषा भी होगी, परंतु भारत के साथ ये समस्या है कि भारत बहुभाषाओं का देश है। भारत में बहुत तरह की भाषा बोली जाती है। कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी, यानी कि भारत में हर 4 कोस पर आपको नई बोली, नई भाषा दिखाई दे जाएगी। तो संपर्क भाषा में समस्या होने लगी, राष्ट्रभाषा के लिए भी विवाद होने लगा कि कौन सी राष्ट्रभाषा रखी जाए। तो ऐसे तो राष्ट्रभाषा हिंदी ही रही, लेकिन संविधान में उस समय तो 14, लेकिन इस समय संविधान में 22 भाषाएं सम्मिलित कर दी गई, और जो 22 भाषाएं सम्मिलित की गई इन सभी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप किस भाषा के क्षेत्र से आते हैं, इस बात पर विशेष ध्यान रखिएगा कि चूंकि बिहार में 3 भाषाएं प्रमुख रूप से प्रचलित हैं, मैथिली, भोजपुरी और मगही। तो आपका कौन सा क्षेत्र है, आप किस क्षेत्र से आते हैं, आपकी भाषा, आपकी जो मातृभाषा है वो कौन सी है, दूसरा जो आपकी भाषा है क्या वो राष्ट्रभाषा भी है, हाँ या नहीं। ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा के अलावा आपसे मातृभाषा के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो ये आपके लिए आवश्यक है, आप ये जरूर याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।